बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ जिनका हमारे किसान भाई बखूबी लाभ उठाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू से बचाएं। दलहनी फसलों में मूंग की खेती के लिए चयनित बीज को करें उपचारित। मड़ुआ की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं A404। अब समाचार विस्तार से। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू लगने की संभावना होती है। ऐसे में मवेशियों को धूप में नहीं निकालें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों में मूंग की खेती के लिए चयनित बीज को 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। रस चूसक कीटों से सुरक्षा के लिए 5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL कीटनाशी रसायन से प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करें। इससे मूंग फसल में लगने वाले कीट सफेद मक्खी फली छेदक से बचाव होगा। साथ ही मूंग फसल की अधिक पैदावार के लिए 600 ग्राम राइजोबियम से 25 से 30 किलोग्राम बीज का उपचार कर सकते हैं। किसान भाई मुख्य फसल धान के अलावे मोटे अनाज की भी खेती कर अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। किसान भाई इसमें है क्या कि थोड़ा सा उपज तो धान का है, क्योंकि मेजर फूड के रूप में है। थोड़ा सा मोटा अनाज हम लोग रेगुलर यूज में नहीं, डॉक्टर भी इसको बोलता है कि 15 से 20% फाइबर या मोटे अनाज को अपने इसमें लेना है भोजन में, लेकिन 100% हम लोग उसका विकल्प नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा है, इकोनॉमी की स्थिति देखा जाए तो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा तो थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि मार्केट रेट भी थोड़ा सा इसका कम हो पाता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, पौष्टिक आहार की दृष्टि से देखा जाए, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक भी देखा जाए, या किसी के पास वो संसाधन अगर उपलब्ध नहीं है, वैसे स्थिति में भी हम सभी खूब अच्छी तरह से मोटे अनाज को उपज लेकर के और अपना। मड़ुआ की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में A404 लगाएं। मड़ुआ की खेती के लिए 3 से 4 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिला दें। चूंकि मड़ुआ टाण जमीन में बोया जाता है, इसलिए जल निकास का पूरा प्रबंध होना चाहिए। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बक्खर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैंगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के बारे में। बैंगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें और एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार उपयोग करें। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। सर, आमदनी मेरा पैसा मेरे पास कम था, तो हम शुरू से 2 को लिए, उसी से मेरा आमदनी कुछ बढ़ने लगा। पता चला बिरसा एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग सब होता है, तो ही आके फिर 10 दिन का परीक्षण लेने के बाद वही लोन का सर लोन भी मिला आपको जी। उसके बाद आप कितना सुअर अभी पाल रहे हैं? अभी ज़्यादा नहीं है सर, 20-25 को होगा। 20-25 को सुअर है, तो इससे आपको लाभ मिल रहा है? जी सर।
जीविकापोर्जन में बढ़ोतरी हुई है। जी सर। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। खेती किसानी को बेहतर बनाने के लिए
हमारे जो वैज्ञानिक हैं आए दिन नई नई तकनीकों की खोज करते रहते हैं ताकि हमारे किसानों के लिए खेती बाड़ी करना आसान हो सके। चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि शौरीकरण तकनीक द्वारा अगर हमारे किसान सब्जियों का बिचड़ा उत्पादन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और इनसे उनको क्या लाभ होगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। और इसी के लिए चलिए हम आपको सीधे ले चलते अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सौरीकरण द्वारा बिचड़ा उत्पादन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सौरीकरण है क्या और इससे बिचड़ा का उत्पादन कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, सौरीकरण से मतलब है कि जो सूरज की गर्मी है इसका प्रकाश है, इसके माध्यम से हम मिट्टी को उपचारित करेंगे। मिट्टी को कैसे उपचारित करेंगे? जैसे क्या है कि सूरज में जो गर्मी होती है, अगर जिस इलाके में जहाँ पे अच्छा खासा गर्मी पड़ता है गर्मी के मौसम में, उस इलाके में आप जो अपने नर्सरी बिचड़ा उगाने की जो नर्सरी है उसको पॉलीथीन सीट से ढक करके अगर 4 से 6 हफ्ता रखेंगे तो ये उपचारित हो जाएगा, मिट्टी स्टेरलाइज हो जाएगा और उसके में जो भी फफूंद हैं, जीवाणु हैं या खरपतवार के बीज हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे और आपका बिल्कुल जो मिट्टी है, मृदा है, वो स्वस्थ हो जाएगा। उसमें जब आप बिचड़ा लगाएंगे तो स्वस्थ बिचड़े आपके निकलेंगे, जिससे अच्छा आप सब्जी का उत्पादन कर पाएंगे। अगर आप ये सौर उपचार करना चाहते हैं अपने नर्सरी एरिया को तो सबसे पहले आपको सफ़ेद रंग का 200 गज का पॉलीथीन सीट का व्यवस्था करना होगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका जो नर्सरी का एरिया है उसको अच्छी तरीके से जुताई करके मिट्टी को पल्वेराइज कर लेंगे, उसको लेवल कर लेंगे। साथ ही साथ जो भी उसमें कंकड़ पत्थर या खरपतवार के पेड़ पौधे के डंठल हैं, जड़ है, उस सभी को चुन के हटा देना होगा और जो जितने ढेले हैं सबको आपको पूरी तरीके से चूर करके उसको पाउडर नुमा कर लेना होगा। और अगर आप बेड बनाना चाहते हैं बिचड़ा उगाने के लिए तो आप 1 मीटर की चौड़ाई का या 80 सेंटीमीटर की चौड़ाई का आप बेड बना लेंगे। चौड़ाई 1 मीटर हो, उससे ज़्यादा ना हो, लेकिन लंबाई आवश्यकता अनुसार आप कर लेंगे। और जो 200 गज का पॉलीथीन सीट है उससे इसको आपको ढकना है। इस तरीके से आपको ढकना है कि ये पूरी तरीके से लेवल मिट्टी होनी चाहिए और दोनों तरफ से ढक जाना चाहिए। लेकिन इसको ढकने से पहले, पॉलीथीन सीट से ढकने से पहले मिट्टी में अच्छे तरीके से नमी होना ज़रूरी है। नमी कैसा हो? हम लोग कहते हैं जैसे 70% फील्ड कैपेसिटी पे वो मिट्टी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से नमी हो और नमी की गहराई जो हो मिट्टी में वो 40 सेंटीमीटर तक जानी चाहिए। अब जब इसको आप ढक देंगे तो नमी प्रॉपर रहेगा तो इसमें सही से गर्मी उत्पन्न होगा अंदर में और जो भी उसके अंदर में फफूंद है जैसे पीथियम है, फाइटोप्थोरा है और दूसरे फफूंद है जिससे कि बिचड़ों में या तो जर्मिनेशन से पहले, अंकुरित से पहले या अंकुरित के बाद जो भी रोग लगते हैं, डैम्पिंग ऑफ है या कॉलर रॉट है, इस तरह के जो भी रोग हैं उससे आपके बिचड़े बचे रहेंगे। साथ ही साथ जीवाणु हैं वो भी नष्ट होंगे और जो खरपतवार के जो बीज हैं उसमें वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा है कि सौर उपचार हम लोग करते हैं उसके लिए अगर हम तापमान 61 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर मिट्टी को ले जाते हैं और ऐसे कंडीशन में जिससे पूरी तरह पॉलीथीन सीट से ढका हो, प्रॉपर नमी हो, तो वैसी अवस्था में ये जो भी खरपतवार के बीज हैं या फफूंद हैं या जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये आप करेंगे तो प्रॉपर आपके इलाके में गर्मी पड़नी चाहिए, 40 डिग्री या उससे ऊपर का तापमान वातावरण को होनी चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 4 सप्ताह से 6 सप्ताह तक आप इसको ढक के रखेंगे, तो इस बातों को आपको ध्यान देना है। एक चीज़ और ध्यान दें कि अगर एकदम बलुआही मिट्टी है तब बाद में सौर उपचार जब आप ढक चुके हैं तब भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है, पानी डालने की आवश्यकता। हालांकि शुरू में आप सफिशिएंट नमी के बाद ही आप पॉलीथीन सीट को ढके हैं तो आपको नॉर्मल जो सॉइल है, नर्सरी है, उसमें आपको बाद में पानी देने से मना किया जाता है। सिर्फ अपवाद स्वरूप एकदम बलुआही मिट्टी है तब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ नमी कम होगी तो फिर मिट्टी ख़राब होने का डर रहता है। इसीलिए हम लोग अनुशंसा करते हैं कि सफिशिएंट नमी के बाद आप ढकें और 4 से 6 हफ्ता में आप पॉलीथीन सीट को हटा दें। और ये ध्यान रखें कि जब आप इसमें बिचड़ा लगा रहे हैं
तो जो दूसरी तरफ जो मिट्टी को सौर उपचारित नहीं किए हैं, सिंचाई इस तरह ना करें कि उधर से पानी इधर आ जाए, नहीं तो पुनः फिर जो रोगाणु, जो फफूंद, जीवाणु मौजूद थे या खरपतवार के बीज उपलब्ध थे, मौजूद थे मिट्टी में, वो बह के इधर आ जाएंगे और उसके साथ पानी के साथ और फिर से मिट्टी को इन्फेक्ट कर देंगे। तो जब आप ये करते हैं तो अच्छे तरीके से बेड बना के, ऊंचा बेड बना के ही आप करें और गर्मी में इसको उपचारित कर लिए और बरसात जस्ट आने से पहले या बरसात के मौसम में आप इसमें बिचड़े की बुआई करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ बिचड़े उगेंगे और स्वस्थ बिचड़े उगेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। तो किसान भाइयों, इस तरीके से सौर उपचारित करने की जो तकनीक है जिसे विकसित किया गया है, ये बिल्कुल वातावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, चूँकि इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। प्रकृति ने जो वरदान स्वरूप हमें दिया है, सूरज की गर्मी और प्रकाश, उसका फ़ायदा उठा के हम अपने ज़मीन की मिट्टी को स्वस्थ बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी तकनीक है, हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई को इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दी विधि के बारे में। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि इसको अपनाने के बाद हमारे किसान भाई किन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे ताकि उनको अधिक से अधिक पैदावार मिल सके? देखिए, जब ये तकनीक अपना लिए और अब बिचड़ा लगाने जा रहे हैं तो चूँकि हाइब्रिड बीज सब्जियों के आजकल आते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, तो आप कतारों में बुआई करेंगे। साथ ही साथ सिंचाई आप झरने से करेंगे, फ्लड इरिगेशन से बचेंगे, ये ध्यान देंगे। और जब बरसात का महीना में, चूँकि गर्मी में आपने उपचारित किया, बरसात में करेंगे तो ऊपर से आपको शेड देने की ज़रूरत होगी। शेड नेट से दें या पॉलीथीन शीट का शेड दें आप ऊपर से, या फूस का शेड दें। चूँकि बरसात में जब तेज़ बारिश होती है तो उससे क्या होता है, जो आप बिचड़े बोए हैं उसके बीज को, बिचड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप वैसे खुला रखेंगे, जब तेज़ धूप हो तो उसको ऊपर से कवर रखेंगे, 1 मीटर से 2 मीटर की ऊंचाई पे रहेगा, साइड से खुला रहेगा। सिर्फ ऊपर का धूप से आपको बचाना है और तेज़ बारिश से आपको बचाना है। जैसे बारिश का मौसम नहीं हो, तेज़ धूप नहीं हो, तो आप उसको ऊपर से हटा देंगे। फिर जब तेज़ धूप हो तब आप ऊपर से उसको फैला के ढक के रखेंगे, पॉलीथीन शीट को या फूस का जो आप ऊपर से ढांचा बनाए हैं उसको, या फिर जब तेज़ बारिश हो तब उसको आप ढकेंगे। इन बातों का आप सावधानी कर रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ बिचड़े होंगे और जो महंगे बीज आप लिए हैं किसान भाई, वो आपके मरेंगे नहीं अंकुरित से पहले या अंकुरित होने के बाद। चूँकि हम जानते हैं कि 10 ग्राम बीज की कीमत 500-600 रुपये तक होता है और एक एक बीज 1 रुपया 2 रुपये का हाइब्रिड बीज होता है। तो निश्चित रूप से आपको प्रॉपर केयर करना चाहिए। साथ ही साथ आप जब ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, जहां हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते, दवाओं का प्रयोग नहीं करते, अगर इस विधि से हम कर रहे हैं तो देखिए हमें कोई रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो प्लास्टिक शीट हम उसमें डाल रहे हैं उसे भी हम 4 से 6 हफ्ते के बाद उसे हम हटा के ले जाते हैं दूसरे जगह और उसको साफ़ करके रख लेते हैं। आने वाले दूसरे सीजन में पुनः हम इसका उपयोग कर सकेंगे अगर हम इसको अच्छे से समेट के घरों में रख लेते हैं। भारत के साथ साथ झारखंड में भी धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे किसान धान की सामूहिक नर्सरी प्रबंधन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करेंगे, किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ताकि फसलों को, नर्सरी को कम नुकसान हो। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देनी आपको ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको इसी के लिए सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं धान की सामूहिक नर्सरी प्रबंधन किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर परवेज आलम, जो सस्य विभाग में वैज्ञानिक हैं। ऐसे तो किसान भाई धान की खेती करते ही हैं और नर्सरी भी करते हैं, लेकिन सामूहिक नर्सरी प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं? देखिए, अभी धान का जो भी किसान भाई खेती करते हैं तो ये अभी उचित समय है नर्सरी उगाने के लिए। ठीक है, नर्सरी किस लिए उगाते हैं ये सब हमारे किसान भाई को पता है, आपको भी पता है। नर्सरी जो है वो हम लोग इसलिए उगाते हैं ताकि समय पर इसका रोपा कर सकें। तो इसका सामूहिक प्रबंधन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नर्सरी हम समय से लगाएं, है ना। अगर आप लेट से नर्सरी लगाएंगे तो क्या होगा, लेट से आपका नर्सरी बन के तैयार होगा, पौधे तैयार होंगे और उधर जो है फिर लेट से आप इसको रोपा करने जाएंगे। तो नर्सरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नर्सरी समय से पहले, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको जून अंतिम समय, जून के अंतिम पखवाड़े में आपको अगर रोपा करना है तो जून के प्रथम पखवाड़े में आप नर्सरी उगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे किसान भाई तो नर्सरी करते ही हैं, लेकिन सामूहिक नर्सरी जो होती है
वो कैसे शुरुआती दौर से तैयार करेंगे? देखिए, सामूहिक कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक गांव है जिसमें 50 किसान हैं, है ना, और सभी लोग धान की खेती करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सारे किसान एक ही जगह अपने अपने बीज को एक ही जगह एक नर्सरी में उगाते हैं। फ़ायदा क्या है इससे? फ़ायदा ये है कि नर्सरी का देखभाल जो होता है वो आसान हो जाता है ना। एक जगह नर्सरी लगा हुआ है, 50 में से कोई भी किसान एक दिन जा कर के उसको देख लिया, किसी तरह की समस्या हुई, कुछ कीड़े लगे, कुछ बीमारियां लगी, तो एक साथ सबका निदान वहाँ पे संभव है। तो कोशिश करना चाहिए कि सब लोग गांव में, चूँकि रोपा का भी समय वही होता है, वही टाइम होता है, तो इसलिए सामूहिक कृषि कार्य करें ताकि आपका नर्सरी का जो देखभाल है, जो उसका ये है, वो बहुत अच्छे से हो। अब है कि नर्सरी उगाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती है कि नर्सरी कहाँ पर उगाएं, कैसे उगाएं, कब उगाएं। तो मैंने चर्चा के प्रारंभ में ही आपको कहा था कि नर्सरी आपको उगाना चाहिए जब आप रोपा करने वाले हैं, उससे करीब करीब 25 दिन पहले। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि अगर मान लीजिए आप तो कह रहे हैं कि ये विधि हुआ कि कौन कौन विधि से लगाने के लिए और समय का अंतर हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई डिफरेंट प्रभेद के लगाते हैं, लगाना चाहते भी होंगे। सामूहिक में तो एक जगह लगाना है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, वैसी स्थिति में मान लीजिए कि गांव, मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि 50 किसान हैं गाँव में, और उनमें से सब किसान का मत जो है अलग अलग है जी। हम वैरायटी प्रभेद ए लगाना चाहते हैं, कोई किसान कहेंगे कि हम प्रभेद बी लगाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आप प्रभेदों का चुनाव कर लें और अलग अलग वैरायटी का, मतलब प्रभेद ए का एक नर्सरी आप बना दें, है ना, फिर उसके बगल में प्रभेद बी का आप दूसरा नर्सरी बना दें। इस तरह से 3, 4, 5 जितना भी प्रभेद आपको चाहिए, उस सारे प्रभेद का अलग अलग नर्सरी बनाएं, है ना। ये नहीं करें कि एक ही में सबको डाल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे एक लेबल जरूर लगा दें कि इसमें हमने कौन सा प्रभेद डाला है, ए डाला है, बी डाला है, सी डाला है। अब जब वो नर्सरी जब वहाँ पे 20-25 दिन का हो जाए, आपको पता है कि मैंने कौन सा नर्सरी लगाया, और फिर जो किसान भाई जिस प्रभेद को लगाना चाहते हैं, उस प्रभेद को वहाँ से उखाड़ करके अपने खेतों में लगाएं। जी। देखिए, नर्सरी लगाने के लिए 2-3 चीज़ ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़, नर्सरी वैसे जगह पे लगाएं जो आपके खेत से ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि देखिए नर्सरी जब आप लगाएंगे, पौधे जब वहाँ तैयार होंगे, तो उसको वहाँ से उखाड़ करके अपने फील्ड आपको खेत में ले जाना होगा, और समय समय पर देखना भी पड़ेगा। तो पहला तो ये कोशिश करें कि अपने जो रोपा जहाँ करना है उसी के आसपास अपने नर्सरी को आप उगाएं। भूमि का चयन ऐसा करें जहाँ पर जल जमाव की समस्या ना होती हो। ठीक है, जल जमाव की समस्या से ये मतलब है कि अगर आपने नर्सरी लगाया है और वहाँ पे जल जमा हो जाता है, तो क्या होगा, जब मानसून ब्रेक होगा, जब बारिश का पानी आएगा, तो क्या होगा कि सारा नर्सरी आपका वहीं पे सड़ जाएगा। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। अब उसके बाद आता है नर्सरी लगाने के लिए ज़मीन का तैयारी कैसे करें, है ना। तो ज़मीन की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि उसको पहले बढ़िया से आप जोत दीजिए, है ना, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और उसमें कंपोस्ट या गोबर का खाद ज़रूर डालिए, है ना। और यहाँ तो चूँकि हमारा जो झारखंड है, यहाँ पर तो ऐसे भी हमारा मिट्टी में बालू की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए बालू लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिट्टी हल्का हो, इसके लिए आप वहाँ पे कंपोस्ट या गोबर की खाद ज़रूर मिलाएंगे। मिलाने के बाद ज़मीन को आप समतल कीजिए, और समतल करने के बाद जो बगल वाली जो ज़मीन है, उससे कम से कम 6 इंच इसको उठा दीजिए। यानी नर्सरी का जो ज़मीन का जो लेवल है, वो अन्य ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सामूहिक नर्सरी लगा रहे हैं, तो इस तरह से आप बताए ना कि एक आपने तैयार किया, फिर उसके बगल में आधा मीटर छोड़ के दूसरा तैयार किया, फिर तीसरा तैयार किया, फिर चौथा तैयार किया। इस तरह से आप तैयार करते जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका नर्सरी का बेड बहुत अच्छा बनेगा। ऊंचा उठाने के लिए हम किस लिए कह रहे हैं? ऊंचा उठाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जब मानसून ब्रेक होता है, जिस समय बारिश का पानी आता है, तो ये बारिश का पानी उसको
नुकसान ना पहुंचाए, है ना। डॉक्टर साहब अब बात आती है इसके खाद प्रबंधन का, तो खाद किस किस समय कब कब डालेंगे? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब आप नर्सरी के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हैं उसमें गोबर खाद या कंपोस्ट आप उचित मात्रा में डालिए, ठीक है। अब इसके बाद उसमें 1 किलोग्राम, मतलब आपके एरिया के, मान लीजिए 1 हेक्टेयर के लिए आप नर्सरी उगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 1 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम फॉस्फेट और 1 किलोग्राम पोटास, इन तीनों का खाद का मिश्रण बना करके उसमें बुआई के समय आप ज़रूर दीजिए वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बीज को खाद आपने गिराया, खाद के बाद आपने बीज गिराया, बीज के बाद उसको मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है ना। किसान भाई क्या करते हैं, उसको वहाँ दबा देते हैं, वहाँ पर उसको छुपा के रखना है। छुपाने के लिए क्या करेंगे, एक विधि है जिसको बोलते हैं मल्चिंग, है ना। तो आप मल्च का व्यवहार करेंगे। अब मल्च में क्या कर सकते हैं, मल्च में आप जो आपका धान का जो पुआल है उससे आप उसको ढक सकते हैं, है ना। चौड़े पत्ते वाले जो वृक्ष होते हैं उनके जो पत्तियां होती हैं उससे आप उसको ढक सकते हैं। और ये मल्चिंग कम से कम 2 से 3 दिन तक ज़रूर करना चाहिए। 2 से 3 दिन में क्या होता है कि अंकुरन स्टार्ट हो जाता है, और जब अंकुरन स्टार्ट हो जाएगा तब ये सारे मल्च को आप वहाँ से हटा दीजिए। और उसके बाद आप नियमित रूप से अपने नर्सरी पर जाएं, वहाँ पर देखें, अगर कोई समस्या आपको दिखती है समय रहते उसका निदान करें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाई को बताया कि धान की सामूहिक नर्सरी प्रबंधन किस प्रकार से की जाए, और बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। देखिए, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता, समय कब से निकल जाता है। अब जो है कार्यक्रम की समाप्ति का भी वक्त हो चला है, तो हम चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारा पता नोट कर लें, क्योंकि अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। अगले अंक में भी कुछ ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।